हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ हम लोग देखिए, अभी मैंने बीच में छोड़ दिया था। अभी दृष्टि आईएएस की क्विक क्विज को हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग करते हैं भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस। चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, जो कि है संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। और गाइस, पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आप नए हैं तो पहले पहले की वीडियोस देख लीजिए, फिर यहाँ पहुंचिए। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम पेज का भी लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ रिलेटेड सारी हेल्प मिल जाएगी। आपकी कोई क्वेरी है तो आपको यहाँ पे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही। और चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं सिलेबस से। तो एक बार गाइज आप लोग सिलेबस देख लीजिए कि हमें, देखिए चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अभी हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 14 पे। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। एटलीस्ट पता होना चाहिए हम लोगों ने क्या किया है, कितना कर लिया है, कितना अभी बचा है। ठीक है, तो टोटल जो चैप्टर्स हैं गाइस वो है 24 चैप्टर्स है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर 40। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो गाइस स्टार्ट करें इससे पहले एक चीज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, जो भी दृष्टि की बुक पढ़ना चाहता है। अगर एक चीज और, घटना चक्री की अगर आप लोग बुक करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र मिल जाएगी। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है संघ राज्य क्षेत्र की शासन व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए दो तरीके से हम बात करते हैं, एक होता है राज्य, एक होता है आपका यूनियन टेरिटरीज, राइट। तो राज्य की अपनी विधायिका होती है, अपनी सरकार होती है, और जो अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो इस पे किसका कंट्रोल होता है? केंद्र का होता है, राइट। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ लिखा है संघ राज्य क्षेत्र का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग ए में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट सी बात, भाग एक की कर रहा है। एक देखिए भारत में क्या क्या आपको राज्य मिल जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज्य क्षेत्र मिल जाएंगे। फिर एक होता है ना अर्जित राज्य क्षेत्र, मतलब जो भारत का हिस्सा नहीं था लेकिन उसको बाद में अपने भारत में जो है मिला लिया गया, वो अर्जित है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। ठीक है, ये अभी जब हमारा 370 हटा था उसके बाद की बात है ये। तो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ है ये अधिनियम, और इससे पूर्व का जम्मू कश्मीर राज्य दो नए संघ संघ शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित हुआ। तो वही दादर नागर, देखिए दादर नागर और दमन दीव अधिनियम, केंद्र शासित प्रदेश का विलय अधिनियम 2019 भी 26 जनवरी 2020 में लागू है। मतलब यहाँ समझिए दो बात, कि जम्मू एंड कश्मीर क्या था, आपका एक राज्य था जिसे इस अधिनियम के द्वारा दो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो दादर नागर हवेली और दमन दीव दो आपके यूनियन टेरिटरीज थे, जिसको अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया है, एक बना दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारे जो भारत है, भारत में 28 राज्य हैं इस वक्त और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए इसमें कुछ नया नहीं था, आप लोग जानते हैं। अब देखिए संघ राज्य क्षेत्रों का ऐतिहासिक विकास देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इसमें लिखा है कि 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है, संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, देखिए ये इंपॉर्टेंट अधिनियम है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम में भारत में संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 वर्गों में बांट रखा था। मतलब जैसे अभी हमने देखा राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित, यहाँ पे उस वक्त कौन से राज्य थे और यूनियन टेरिटरीज थी। तो आमतौर पर शुरुआती दौर में क्या है शामिल, संघ राज्य क्षेत्रों में वही क्षेत्र थे जो भाग ग में थे और घ में थे, उसको हमने किस में डाल दिया था, भाग ग और घ वाले को हमने क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया। अब देखिए क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1956। इसके द्वारा क्या होता है, ग और घ के राज्यों को संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल किया गया। जैसे कि मतलब कि जब स्टार्टिंग देखा जाए ना तो हिमाचल प्रदेश भी आपका यूनियन टेरिटरी था, मणिपुर भी,
त्रिपुरा भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस वक्त अगर देखें तो अभी खाली सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह इन सब में यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन उस समय जब ये अधिनियम आया था उस तब हमने देखा था कि ये भी यूनियन टेरिटरीज ही थे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस एक चीज और की है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अब यहाँ लिखा है कालांतर में इनमें से कुछ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और विदेशों से अर्जित जो कुछ राज्य जैसे कि पौंडीचेरी, ये इस पे पुर्तगीज थे, उनका कब्जा था। दमन दीव और दादर नगर हवेली को ये कुछ राज्य क्षेत्र ऐसे और कुछ अन्य क्षेत्र जैसे कि चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। मतलब कुछ ऐसे राज्य क्षेत्र थे जिसको पूरी तरह से राज्य बना दिया और कुछ को हमने क्या करा, यूनियन टेरिटरी बना दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है वर्तमान में कुल 8 क्षेत्र इस वर्ग में शामिल है। देखिए अभी हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। देखिए दिल्ली है, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली और दमन दीव हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हो गए। अब देखिए संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं। तो संविधान के भाग क्या लिखा है यहाँ पे, 8 भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल देखिए इतना कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं, भाग जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि आर्टिकल 239 से लेकर 241 में हमने इसकी बात करी है, हालांकि 2 ही 3 आर्टिकल है। ठीक है, याद हुए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात हुई है, तो ये आर्टिकल याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा आर्टिकल 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल और क्या है, मंत्री परिषद का यह दोनों का सृजन किया गया। मतलब कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि आपका दिल्ली या पुडुचेरी को ले लीजिए, तो वहां पे विधानमंडल है, मंत्री परिषद, विधानमंडल मंत्री परिषद दोनों सदन है। ठीक है, तो ऐसे यूनियन टेरिटरीज भी है। ठीक है, तो ऐसे का प्रावधान किसमें किया गया, 239 का में। तो गैस ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए। तो इसमें लिखा है 239 का में दिल्ली से संबंधित विशेष उपबंध है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब लिखा है आर्टिकल 239 क संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। ठीक है, यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति शासन, हालांकि यूनियन टेरिटरीज राष्ट्रपति शासन वाली कुछ आप उस हिसाब का कुछ समझ लीजिए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 239 ख विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति। ठीक है, अध्यादेश जारी करने के लिए। अब यहाँ पे है 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति हो गया। ठीक है, अब देखिए एक है 241, तो इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट की बात कर रहा है। अब देखिए 14वें संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1962, किसकी सरकार थी गाइस, इस वक्त जवाहरलाल नेहरू थे आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या 239 का को जोड़ा गया। अब 239 का क्या था गाइस, ये वाला कि कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी होंगी जिसमें विधानमंडल होगा या दोनों सदन होंगे। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया 14वें संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा, 27वां संविधान संशोधन होता है यहाँ पे है 1971 में, इस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। यहाँ पे इसने कहा कि 239 खा को जोड़ा गया। क्या देखा हमने 239 खा में, देखा कि विधानमंडल में क्या है, विश्रांति काल में अध्यादेश, यानी कि जब विधानमंडल यानी कि सदन सत्र में नहीं होता है तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ये 1971 में इसको जोड़ा गया, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो गई। अब देखिए 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में आता है। यहाँ पे किसकी सरकार थी, कांग्रेस की थी, नरसिम्हा राव यहाँ के इस वक्त प्रधानमंत्री थे। तो 239 क और 239 क खा इन दोनों को शामिल किया गया। देखिए का में दिल्ली से रिलेटेड हो गया, क खा में क्या है, अगर ये राष्ट्रपति शासन जैसा कुछ हो गया। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब देखिए इसमें लिखा है संघ राज्य क्षेत्रों और क्या है, राज्यों में अंतर की बात करते हैं। मतलब हमारे पास यूनियन टेरिटरीज भी होती है, हमारे पास स्टेट्स भी होते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए संघ राज्य क्षेत्र की बात करें और राज्य में बात करें तो इसमें क्या अंतर है। यहाँ देखिए राज्य क्या है, केंद्र के साथ शक्ति विभाजन में हिस्सेदारी के तौर पर शामिल है। मतलब केंद्र के पास अपनी शक्तियां होती है, राज्य के पास अपनी शक्तियां होती हैं। वहीं अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सीधे तौर पर ये क्या है, केंद्र सरकार के अधीन होता है। यानी राज्य के पास अपनी सरकार होती है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो ये केंद्र के अधीन होता है। मतलब इसके बाद अपनी कोई शक्ति नहीं है। राज्यों को जो है अधिकार है कि केंद्र सरकार से विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिकता के तहत याचिका दायर कर सके, पर संघ राज्य क्षेत्र को यह अधिकार नहीं है। मतलब अगर राज्य को केंद्र से प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज के साथ ऐसा नहीं है।
कुछ संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी में कानून बनाने के लिए उनकी अपनी विधायिका हो सकती है, किंतु संसद के कानून से विरोध होने की स्थिति में वे कानून स्वतः क्या है खारिज हो जाएंगे। मतलब कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जो कानून बना सकते हैं, ठीक है बना लिया। लेकिन सपोज कि अगर संघ ने भी कानून बना रखा है, मतलब संसद ने भी कानून बना रखा है और दोनों में टकराव आता है, तो हम किसके कानून को मानेंगे? संसद वाले। इसमें लिखा है राज्यों की स्थिति इतनी कमजोर नहीं है क्योंकि इसके पास क्या है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए लगभग पूरी शक्ति है। यूनियन टेरिटरीज के पास राज्य सूची के विषय पे, मतलब राज्य सूची में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे कानून राज्य बनाएगा, तो ये शक्ति राज्य के पास है, लेकिन यूटी के पास ऐसी शक्ति नहीं है। कहा जा सकता है कि संघ राज्य क्षेत्र के मामले में भारतीय संविधान संघात्मक नहीं क्या है, एकात्मक ढांचे का प्रयोग करता है। मतलब यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो हम संघात्मक ढांचे की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं भैया सारी शक्ति तो केंद्र के पास है, तो ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि है भी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज, यानी कि यूनियन टेरिटरीज की बात करें और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, तो यूटी और यहाँ पे लिखा है सीएटी। ठीक है, अंतर क्या है? प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश तो संघ राज्य क्षेत्र होता ही है। मतलब इसने कहा कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश, वो आपका यूटी तो है ही है, ठीक है, लेकिन हर जितने भी यूटी है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं होते। मतलब देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें जैसे कि पुडुचेरी हो गया, ठीक है, दो दो बात समझिए, एक हम यूटी की बात करें, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज की बात करें, तो इसने कहा जितनी भी ये है सीएटी है वो यूटी तो है, ठीक है, लेकिन सारे यूटी सीएटी नहीं है। ठीक है, अब समझिए। अब हम बात करें यूटी की, अगर हम बात करें वर्तमान में, इसने कहा पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है, ये क्या है आपका संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, मतलब इसकी अपनी विधान मंडल है, अपनी सरकार है दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जिसका शासन कुछ अपवादों के अलावा इनके जन प्रतिनिधियों द्वारा ही चलाया जाता है। मतलब ये आप देखेंगे दिल्ली में इलेक्शन होते हैं दिल्ली के लिए, ठीक है, वैसे ही पुडुचेरी के, जम्मू कश्मीर। लद्दाख को विधानसभा के बिना क्या संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। मतलब लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है, दिल्ली में है, जम्मू एंड कश्मीर में भी, हालांकि वहां पे अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, और पुडुचेरी में है। ठीक है, तो ये सारे क्या है गाइस, यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो इसने कहा इसलिए जो यूनियन टेरिटरीज होने के बाद भी क्या है, यही यही सही अर्थों में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसलिए इसने कहा ये केंद्र शासित प्रदेश अब कौन से हैं? जैसे सपोज केंद्र शासित प्रदेश पर पूरी तरह से अधिकार किसका होता है गाइस, ये किसके अधीन होता है, ये केंद्र सरकार के अधीन होता है। ठीक है, वैसे दिल्ली, पुडुचेरी और क्या है आपका जम्मू कश्मीर अपनी विधायिका है, इसका मतलब उनके पास भी कुछ अलग से शक्ति है, तो वो यूनियन टेरिटरीज है, और बाकी जो है वो आपके केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी 6 कौन कौन से, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया आपका, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया आपका, ये सब क्या है आपके पास केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे, आपको सीएटी बोलेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इस पर पूरा का पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का मानेंगे आप। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये शासित है, इसलिए इन्हें क्या है संघ राज्य क्षेत्र के साथ साथ संघ राज्य क्षेत्र तो है ये, और उसके साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है, यानी कि यूटी तो आप इनको कहेंगे वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ केंद्र यानी कि सीएटी भी है ये। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था, यानी कि अब हम बात करने जा रहे हैं यूनियन टेरिटरीज की। ठीक है, इसमें लिखा है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन की बात करते हैं। चलिए देखिए यूनियन टेरिटरीज अगर हम बात करें दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, तो इसकी अपनी विधानसभा है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज छोटा सा करो, इसमें संघ राज्य क्षेत्र और तो गैस संघ राज्य क्षेत्र की बात हो रही है, फिर दिल्ली की बात होगी, ठीक है, पूर्ण राज्य। ठीक है, चलिए बात करते हैं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, जो नहीं आएगा वो भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की हम यहाँ पे बात करने जाए, तो इसने कहा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यूनियन टेरिटरीज में राष्ट्रपति देखता है। राष्ट्रपति यह कार्य विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को नियुक्त करके करता है। जैसे आपने सुना होगा एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है, वैसे प्रशासकों के मतलब
प्रेसिडेंट सारा काम तो देखता है लेकिन किसी के द्वारा देखता है, मतलब बीच में वो किसी को अपॉइंट कर देता है, वो ये सारे काम देख लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसने कहा प्रशासक जो है, प्रशासकों के अधिकार और कर्तव्यों का जो निर्धारण है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगर हम बात, जैसे सपोज अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ की, ठीक है, तो चंडीगढ़ के लिए क्या करा, प्रेसिडेंट चंडीगढ़ का हिसाब किताब देखेगा, प्रशासन देखेगा, लेकिन खुद नहीं देखेगा। प्रेसिडेंट कहाँ खुद देखेगा, तो इसने बीच में किसी एक बंदे को रख दिया, एलजी बोल दिया, तो इसने कहा कि ये इसको इसके थ्रू यहाँ का सारा प्रशासन देख लेगा चंडीगढ़ का, ठीक है, ऐसा कुछ इसने कहा, ठीक है। लेकिन अब ये जो बीच में प्रशासक इनने रखा है राष्ट्रपति ने, उसके अधिकार क्या होंगे या उसके कर्तव्य क्या होंगे, ये राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। अब देखिए संविधान के आर्टिकल 239(1) के तहत जब तक संसद इस संबंध में कोई विधि ना बनाए तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाएगा। मतलब ये समझिए, जितने भी आपके संघ राज्य क्षेत्र है उसका प्रशासन कौन चला रहा है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए किसी व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं जिसकी मात्रा तक वही ठीक समझे। मतलब किसी को भी प्रशासन चलाने के लिए प्रशासक बना सकता है राष्ट्रपति, ठीक है, जिसकी मात्रा तक वह ठीक समझे उसके माध्यम से वह उस क्षेत्र का प्रशासन करे, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा किसी प्रशासक को कि आप भैया आप मेरे बिहाफ पे आप इस यूनियन टेरिटरीज का काम देखो, ठीक है। अब लिखा है कि संविधान के आर्टिकल 239(2) में प्रावधान है, क्या प्रावधान है, कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। मतलब समझिए, जैसे आपका मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं पंजाब है या हरियाणा है, ठीक है, तो पंजाब हरियाणा में कोई राज्यपाल है यानी कि गवर्नर है, तो राष्ट्रपति इस गवर्नर से कह देगा कि भैया तुम्हारी साइड में चंडीगढ़ है, आप उसका भी प्रशासन देख लो, ठीक है, ऐसा कह सकता है राष्ट्रपति, यानी कि राज्यपाल को कह सकता है किसी राज्य के। तो प्रशासक द्वारा अपने दायित्व कार्यों का निर्वहन मंत्री परिषद से स्वतंत्र रूप में किया जाता है। मतलब जो ये प्रशासक है, मतलब जिस बंदे को राष्ट्रपति ने कहा है, ठीक है, उसके लिए कोई ऐसी मंत्री परिषद नहीं है, ठीक है, जिससे वो सलाह करके काम करे, तो उससे स्वतंत्र रूप से कर सकता है। अतः प्रशासक राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों के रूप में संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासित करता है। मतलब ये क्या है, राष्ट्रपति अपनी जगह किसी बंदे को रख रहे हैं, वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करेंगे और क्या उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन देखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस। देखिए आगे कुछ बचा है पॉइंट्स नहीं, तो ये बॉक्स में देखें क्या लिखा है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को अपनी इच्छा से कोई पदनाम निर्दिष्ट कर सकता है। राष्ट्रपति उस बंदे को कोई पदनाम दे सकता है। वर्तमान में विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासकों के पदनाम देखिए अलग अलग है। जैसे हम बात करें दिल्ली की, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, अंडमान निकोबार द्वीप की, पुडुचेरी में प्रशासक को क्या बोला गया, उपराज्यपाल बोला गया, ठीक है। ऐसे बाकी के जो है उसमें क्या बोला गया, इसमें वो प्रशासक कहा जाता है, ठीक है। चंडीगढ़ की बात करें तो मुख्य आयुक्त बोला जाता है। तो आप लोगों ने समझ गए होंगे आप लोग कि जो स्टार्टिंग में ये जो है इसमें क्या बोला गया, उपराज्यपाल, ठीक है, और शेष सभी में प्रशासक, और चंडीगढ़ की बात है मुख्य आयुक्त बोला गया है, ठीक है। अब इसने कहा आर्टिकल 239(2) में क्या है, राष्ट्रपति को मतलब ये आर्टिकल जो है राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वे किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती यूनियन टेरिटरी का क्या है, प्रशासक बना सकता है। जैसे अगर हम बात करें जो पंजाब का राज्यपाल है वो चंडीगढ़ का भी प्रशासक है। हमने वही कहा ना कि पंजाब और चंडीगढ़ पड़ोसी हैं, पड़ोसी क्या है, वो उसकी कैपिटल भी है, ठीक है। तो पंजाब का जो गवर्नर है वो किस यूनियन टेरिटरी को देख रहा है, चंडीगढ़ को। दादर नागर हवेली का जो प्रशासक है वो दमन और द्वीप का प्रशासन भी देख रहा है। अब ऐसी बात करें, दिल्ली है आपका, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, इसके जो प्रशासक है प्राय क्या है, स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग है, ठीक है, स्वतंत्र है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे लिखा है कि सॉरी, अब यहाँ लिखा है संघ राज्य क्षेत्रों के निर्माण के कारण क्या है, मतलब यूनियन टेरिटरीज बनाई क्यों गई। देखिए संघ राज्य क्षेत्रों के बहुत सारे कारण हैं बनाने के, तो इसमें लिखा है पहला, सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर हमने बनाया है, कि मतलब कहीं एक पर्टिकुलर ऐसी जगह थी जहाँ की संस्कृति अलग थी बाकी सबसे, जैसे पुडुचेरी, दमनदीप, दादर नागर हवेली, ये सब हो गया, तो इसके लिए हमने इसको एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया। फिर इसमें लिखा है सांस्कृतिक
विशिष्टता के अलावा अगर हम बात करें, कुछ ऐसी जगह है जिनका अपना क्या है सामरिक महत्व है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप। अगर आप जाएंगे इंडियन ओशन में देखेंगे तो भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अपना एक सामरिक महत्व है, लक्षद्वीप का अपना एक सामरिक महत्व है। अब कुछ ऐसे हैं जिसके राजनीतिक कारण के आधार पर हमने यूनियन टेरिटरी बनाए, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ हो गया। कुछ ऐसे हैं लाइक जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए हमने क्या करा था, स्टार्टिंग में मणिपुर है, त्रिपुरा है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया था, बाद में ये क्या बन जाता है, राज्य बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल की बात करते हैं, ठीक है, सब में नहीं है। जो जैसे दिल्ली आपका है, दिल्ली है, पुडुचेरी, इनकी बात करें। अब देखिए 14वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1962। इस वक्त कौन था प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो 1962 में क्या होता है, संविधान में आर्टिकल 239 का अंतः स्थापित करके क्या क्या संघीय संघीय संसद को ये शक्ति प्रदान की गई कि वे संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल और विधान परिषद और दोनों का जो है सृजन कर सकेगी, ठीक है। मतलब विधानमंडल विधान परिषद का। तो ये आपका कब आता है गाइस, ये पहले नहीं था। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 92 में, जिसमें एक आ गया यूनियन टेरिटरी के पास भी अपनी विधानमंडल हो सकती है, विधान परिषद हो सकती है। अच्छा, तो संसद ने क्या करा, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 पारित किया, जिसके तहत यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ इसने कहा पुडुचेरी सहित क्या है, सभी संघ राज्य क्षेत्र जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में विधानमंडल विधान परिषद का प्रावधान किया गया। मतलब गाइस यहाँ पे देखिए किस किस में, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। हालांकि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा आज राज्य है, लेकिन पुडुचेरी अभी भी यूनियन टेरिटरी है। तो ये 1963 के अधिनियम की बात है। उससे इन सब में क्या किया, विधानमंडल मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। फिर थोड़े टाइम और बीत गया तो गोवा, दमन व दीव, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, इसको भी सूची में डाल दिया गया। मतलब यहाँ पे भी विधानसभा आ गई। अब आप कहेंगे राज्य, वैसे ये राज्य आज बने हैं, उस समय ये क्या थे, यूनियन टेरिटरी थे। इसमें दमन दीव को छोड़ दिए, वो आज भी यूनियन टेरिटरी है। आगे चलकर और देखिए आप, हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर। हालांकि एक बात समझिए, जो सेवन सिस्टर्स बोलते हैं ना, जो नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी राज्य हैं वो पहले यूनियन टेरिटरीज ही थे। गोवा भी इनफैक्ट यूनियन टेरिटरी था। अच्छा, अब क्या होता है आगे चलकर, क्या है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा क्या बन जाते हैं, राज्य बन जाते हैं। इसमें विधानमंडल तो बनी थी, विधानमंडल थी, लेकिन बाद में ये जो है ना, अभी फिलहाल की अगर हम बात करें, सब क्या है, संघ राज्य क्षेत्र ना होकर क्या बन गए हैं, राज्य, ठीक है। पुडुचेरी के अलावा दिल्ली में भी क्या है, अपना विधानमंडल और सरकार है, बिल्कुल सही है, पुडुचेरी में तो है ही, दिल्ली में भी है। परंतु क्या होता है, इसका संबंध 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा अलग से जोड़ा गया है। यहाँ पे 2 आर्टिकल आते हैं, क्या 239 क और 239 क ख, ये अभी हमने ऊपर देख लिया। अब देखिए, अब इसमें लिखा है संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यादेश की बात करते हैं, यानी कि ये वाला आर्टिकल 239 ख में क्या होता है, अध्यादेश आता है। यानी अगर सपोज अध्यादेश को सिंपल तरीके से अगर आप समझे कि उत्तर प्रदेश में एक सरकार है, लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो अध्यादेश मतलब सरकार गड़बड़ नहीं होती, अगर जो सदन है वो सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति यानी कि प्राइम मिनिस्टर, देश के लिए अगर बोला जाए, उत्तर प्रदेश यानी कि राज्य की बात कर रहे हैं, तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल कानून बना सकता है, एक अध्यादेश ला सकता है, वो कानून जैसा ही होता है, ठीक है गाइस, ये है कुछ। तो चलिए आइए बात करें, तो हम संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें। इसने का संविधान का आर्टिकल 239 ख संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी में प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। यानी कि यूनियन टेरिटरी में जो भी प्रशासक, जो भी प्रशासक है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, ऐसी शक्ति ये आर्टिकल उन्हें देता है। वर्तमान में क्या इसमें से पुडुचेरी का नाम दिया गया है, पर ये आर्टिकल 239 का के आधार पर दिल्ली के मामले में भी लागू होता है। मतलब 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जो ऐसा काम कर सकती हैं, यानी वहां के प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, पुडुचेरी और दिल्ली। अध्यादेश जारी करने के संबंध में नियम देखिए। अब देखिए प्रशासक जो भी
उसके बाद राष्ट्रपति के निर्देश पर ही अध्यादेश जारी होगा। इंपॉर्टेंट बात, प्रशासक अपने मन से नहीं करेगा, राष्ट्रपति निर्देश देगा तो होगा। देखिए, प्रशासक जो भी है राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो राष्ट्रपति ऊपर से बैठ के कहेगा भैया ऐसा करो। यदि विधानमंडल विघटित या क्या है, निलंबित है, यानी कि दिल्ली पुडुचेरी की बात करें, अगर वहां की विधानमंडल विघटित हो चुकी है, निलंबित है, तो इस दौरान क्या होता है, जो प्रशासक है जो भी दिल्ली का या पुडुचेरी का, वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट बात है गाइस, कि ऐसा नहीं हो सकता कि विधानसभा नहीं है और वो अध्यादेश जारी कर दे। देखिए, अभी आपने जम्मू कश्मीर का देखा होगा, ठीक है, उस वक्त जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था और राज्य जम्मू कश्मीर की विधानसभा विघटित हो गई थी, तो राष्ट्रपति के आदेश पर जो भी हुआ सब हो गया, ठीक है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में ये काम नहीं हो सकता। अच्छा, यदि विधानमंडल अपने पुनः, जैसे आप दिल्ली या पुडुचेरी, दिल्ली को ही मान लेते हैं, दिल्ली में सरकार नहीं है इस वक्त, तो ऐसा नहीं है कि वहां का प्रशासक कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। यदि विधानमंडल अपने पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन नहीं करता है, तो वो समाप्त हो जाएगा। मतलब सपोज कि किसी वजह से विधानसभा सत्र में नहीं है, विधानमंडल सत्र में नहीं है, कोई बैठक नहीं चल रही है और वहां के प्रशासक ने कोई कानून जरूरी था तो अध्यादेश ले आया, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि वो अध्यादेश चल ही जाएगा, नहीं। अब क्या होगा, जब विधानसभा सत्र में आएगी और क्या होगा, 6 महीने के अंदर विधानमंडल को उस अध्यादेश को पास करना होगा, उसका अनुमोदन करना होगा। अगर नहीं कर पाते तो अध्यादेश हो जाएगा समाप्त। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह से पहले ही अध्यादेश को खारिज करने का संकल्प पारित कर देता है, तो भी क्या होगा, तत्काल प्रभाव से अध्यादेश आपका हो जाएगा खत्म, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रशासक किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। देखिए, राष्ट्रपति के कहने पे ही कर रहा है, और राष्ट्रपति के कहने पे हटा देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ऐसा आदेश राष्ट्रपति से प्राप्त अनुदेश पर ही जारी किया जा सकता है, परंतु जब कभी विधानमंडल का विघटन कर दिया जाता है तब, ठीक है। अब देखिए, विधानमंडल नहीं है तब राष्ट्रपति कह दे तो हो जाएगा। आर्टिकल 239 का जो खंड का है, उसमें निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई किसी कार्रवाई के कारण उसका कार्यकरण निलंबित रहता है, तब प्रशासक ऐसे निलंबन या विघटन के दौरान कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, अब राष्ट्रपति की विनियमन बनाने की शक्ति, यानी कि रेगुलेशन बनाने की शक्ति, रेगुलेशन, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 240 के तहत क्या है, राष्ट्रपति कुछ संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि यूनियन टेरिटरीज के संबंध में रेगुलेशन यानी कि विनियमन बना सकता है। ऐसी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। तो इस शक्ति का उद्देश्य क्या है, उन क्षेत्रों के प्रशासन को समुचित ढंग से चलाना जहां सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण अलग प्रकार के विनियमों की आवश्यकता है, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति ये शक्ति निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, इस पे लागू होती है, करता है, मतलब इन राज्य संघ राज्य क्षेत्रों पे लागू है। राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियमन का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के बराबर का प्रभाव रखता है। मतलब जो संसद ने अधिनियम यानी कि कानून बनाया और राष्ट्रपति ने जो ये विनियमन बनाए, ये बराबर माने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट की यानी कि उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 241 में क्या है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद कर लीजिएगा। संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट का गठन कर सकती है। अब गठन करने का काम किसके पास आ गया, संसद। क्वेश्चन बनता है, ठीक है। संसद द्वारा 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई। एक और क्वेश्चन बन गया, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई। संसद विधि द्वारा यानी कानून बना के किसी हाई कोर्ट को कुछ या सभी प्रयोजनों के लिए किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अधिकारिकता प्रदान कर सकता है। जैसे, मतलब इसने कहा संसद के पास ये शक्ति है कि कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसको संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अधिकारिकता दे सकता है, संसद दे सकती है। जैसे चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ के लिए हाई कोर्ट वही है जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है। मतलब देखिए, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए वही हाई कोर्ट है। क्या नाम है उसका, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। ये चंडीगढ़ के लिए भी है। लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट से अपना काम चलाता है, तो केरल हाई कोर्ट से चला लेता है। अंडमान निकोबार के हाई कोर्ट से काम चलाते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट से चला लेते हैं। पुडुचेरी की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट जो कि तमिलनाडु में है उससे वो काम चला लेता है। दादरा नगर हवेली दमन दीव की बात करें तो ये मुंबई हाई कोर्ट से काम चला लेते हैं। चला नहीं लेते, ये इनके लिए ही है, ठीक है।
तो गाइस ये थोड़े से ही हैं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये यूनियन टेरिटरीज किस हाई कोर्ट के अंडर में आ रही हैं। अच्छा, मतलब इनके कौन से हाई कोर्ट हैं जिसमें ये लोग जाते होंगे। अच्छा, संसद को पूरी शक्ति है कि वह किसी राज्य के हाई कोर्ट की अधिकारिकता का किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर विस्तार या अपवर्जन कर सकता है, वही बात है। अच्छा, दिल्ली के लिए विशेष उपबंध। अब ये दिल्ली की कहानी थोड़ी अलग स्पेशल तरीके से चले। पहली बार इसने कहा 1952 में क्या होता है, दिल्ली में क्या बनी, आपकी विधानसभा बनी। जितने भी यूनियन टेरिटरीज है ये सब में विधानसभा है नहीं, दिल्ली में आ गई, 1952 में आ गई। 1956 में क्या आता है, राज्यों के पुनर्गठन के साथ ही दिल्ली की विधानसभा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिल्ली की कहानी, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दिल्ली की जनता और जो राजनीतिक दल है उनकी मांग उठने लगी कि दिल्ली को राज्य बना दिया जाए। ठीक है, इसके प्रशासन में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों की भूमिका हो। मतलब दिल्ली इतना इंपॉर्टेंट है कि कहा जाने लगा भैया ये केंद्र सरकार के अधीन ना हो, इसको स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए। लेकिन ऐसा हो थोड़ी जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1987 में क्या होता है, दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दे पर विचार करने के लिए क्या सरकारिया समिति का गठन किया गया। दिल्ली के लिए क्या करना है, प्रशासनिक ढांचा उसका कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक समिति का गठन हुआ जिसका नाम है सरकारिया समिति। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो आगे चल बाल कृष्ण समिति कहलाई, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो ये बाल कृष्ण समिति की सिफारिश के आधार पर क्या होता है, संसद ने 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से क्या किया, संविधान में एक आर्टिकल 239 का 239 का ख इसको शामिल किया और ये क्या है, दिल्ली से संबंधित इसमें नए प्रावधान डाल दिए। 1991 की कहानी है, दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान तब डले अभी 1991 में। अच्छा, संसद ने आर्टिकल 239 का के प्रावधानों के का अनुसरण करते हुए दिल्ली, देखिए सुनिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को पारित किया है, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसरण करके। ठीक है, तो ये एक्ट हो गया एक, ये आया 1991 वाला। ठीक है, वर्तमान में दिल्ली का प्रशासन इसी अधिनियम और आर्टिकल 239 क और क ख में निर्दिष्ट जो भी प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है। यानी कि दिल्ली के लिए आपको क्या क्या याद रखना है गाइस, दो आर्टिकल्स हैं दिल्ली के लिए, जो कि है आपका 239 क और क ख, ये वाले। ठीक है, और दूसरा एक एक्ट है दिल्ली के लिए, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। तो दिल्ली का प्रशासन इन तीनों के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है, इनकी हेल्प से। अब इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में तुलना करते हैं। चलिए चलो भैया आइए तुलना करें। देखिए अगर हम राज्य की बात है तो ये क्या है, इसका केंद्र के साथ संघात्मक संबंध है, यानी केंद्र के पास अपनी शक्ति, राज्य के पास अपनी शक्ति है। केंद्र राज्य पे हावी नहीं है, केंद्र के साथ शक्ति में हिस्सेदारी, मतलब उसके वही वाली बात है कि हिस्सेदारी है, ये नहीं है कि केंद्र सब कुछ देख रहा है, नहीं। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की लगभग पूरी शक्ति किसके पास है, राज्य। मतलब राज्य सूची में जो भी विषय है उस पर कानून कौन बना रहा है, राज्य बना रहा है। कार्यपालिका के प्रमुख क्या होते हैं, राज्यपाल कहलाते हैं। ठीक है, इसमें राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में देखें तो प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट जो है केंद्र में संवैधानिक प्रमुख माना जाता है भारत का। अच्छा, वही यूनियन टेरिटरी की चलिए बात करते हैं। तो ये क्या होता है, केंद्र के साथ एकात्मक संबंध है, यानी इनके पास अलग शक्तियां नहीं है, केंद्र के अधीन है। केंद्र के अधीन है मतलब केंद्र सर पे बैठा है इनके। अगर सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी को राज्य सूची के अधिकांश विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, पर वह भी पूरी तरह संसद के नियंत्रण के अधीन है। मतलब समझिए, मतलब इसने ये बोला कि दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके पास जो ये राज्य सूची के विषय हैं, जो ये राज्य सूची के विषय हैं, इस पे मैक्सिमम विषय पे कानून बनाने की शक्ति दिल्ली और पुडुचेरी पे है, पर पूरी तरह संसद के नियंत्रण के अधीन है ये भी। ठीक है, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र आप नहीं कह सकते। कार्यपालिका के प्रमुख अलग अलग पदनाम से जाने जाते हैं, जैसे कहीं हम बोलते हैं प्रशासक, कहीं उपराज्यपाल बोलते हैं, कहीं मुख्य आयुक्त बोलते हैं, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रशासक जो है आपका यहाँ पे राष्ट्रपति का एजेंट या क्या होता है, अभिकर्ता। मतलब ये प्रशासक किसके हिसाब से चलेगा, राष्ट्रपति के हिसाब से चलेगा।
इनका विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता नहीं है। अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज की प्रशासनिक व्यवस्था अलग-अलग तरीके की है। चल, दिल्ली के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं। चलो यहाँ पे तो दोस्तों इसमें लिखा है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र कहा जाता है, मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब NCTD ऐसा कुछ। ठीक है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा यहाँ एक विधानसभा होगी, दिल्ली में एक विधानसभा है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा। मतलब जो दिल्ली में विधानसभा है उसमें जो सदस्य हो उसका चुनाव हम आप मिलकर करेंगे, जनता करेगी, दिल्ली की जनता करेगी। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या या निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार होगा कि विधानसभा में कितने स्थान होने चाहिए, कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं, संसद बताएगी। संसद द्वारा अभी ये संख्या कितनी है, 70। मतलब दिल्ली की विधानसभा में कितनी सीट्स है, 70। विधानसभा में अनुसूचित जातियों, मतलब क्या होता है, SC शेड्यूल कास्ट के लिए स्थानों का आरक्षण संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार होगा। यानी कि SC के लिए कितनी सीट्स होनी चाहिए ये भी संसद बताएगी। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं है, सॉरी ये अनुसूचित जनजाति यानी ST, इसके लिए कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि इनकी उपस्थिति दिल्ली में है ही नहीं। ST दिल्ली में नहीं है तो इनके लिए कोई सीट्स नहीं है। SC है उनके लिए सीट्स है। इसका निर्धारण संसद करेगी। निर्वाचन संबंधी मामले में दिल्ली विधानसभा तथा उसके सदस्यों पर अन्य राज्यों की विधानसभा और सदस्यों पर लागू होने वाले प्रावधान लागू होंगे। जैसे राज्यों में है वैसे इसमें भी होंगे। अच्छा, दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची समवर्ती सूची में शामिल प्राय सभी विषय पर विधि बनाने की शक्ति है। जैसे राज्यों के पास होती है, राज्य सूची पे भी बना लेते हैं, समवर्ती सूची पे भी कानून बना सकते हैं, वैसे ही दिल्ली विधानसभा भी कर सकती है जो संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है। किंतु राज्य सूची की प्रविष्टि 1 लोक व्यवस्था, प्रविष्टि 2 पुलिस, प्रविष्टि 18 भूमि के मामले में ये शक्ति नहीं है। मतलब दिल्ली किस पे कानून नहीं बना पा रही है तो इसने बता दिया, लोक व्यवस्था के लिए, पुलिस के लिए या फिर भूमि के मामले, इस पे केंद्र सरकार देखेगी, इस पे नहीं। जब पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ की विधानसभा के पास ये तीनों शक्तियां हैं पर दिल्ली के पास नहीं है। मतलब पुडुचेरी इन पे तो कानून बना दे रही है, दिल्ली नहीं बना पा रही भैया। अच्छा, दिल्ली विधानसभा को किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति संसद की शक्ति को कम नहीं करेगी। ठीक है, यदि विधानसभा द्वारा निर्मित कोई कानून संसद की विधि के विरुद्ध होता है तो विधानसभा द्वारा निर्मित कानून विरोध की मात्रा तक जो है शून्य होगा, परंतु राष्ट्रपति की स्वीकृति से विधानसभा द्वारा बनी विधि लागू रहेगी। मतलब इसने ये कहा कि अगर कोई एक ऐसा कानून बन जाए दिल्ली की विधानसभा के द्वारा, सेम कानून वैसा ही कुछ कानून जो है आपका संसद भी बना दे, लेकिन दोनों में गतिरोध है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, टकराव हो जाए, तो भैया हम किसके कानून को मान लेंगे, हम संसद वाले को ही आगे ऊपर रखेंगे। लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति से जो विधानसभा द्वारा कानून बना है वो लागू रहेगा। ठीक है, इसमें उपराज्यपाल के विवेकाधीन कार्यों से इतर कार्यों के क्रियान्वयन के लिए एक सलाहकारी मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन है, मुख्यमंत्री होगा। जैसे कि आप ये समझिए जैसे राज्य में होता है तो इसे मंत्रिपरिषद विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। मतलब इसने कहा कि अगर विधानसभा में 70 सीट्स हैं तो मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे, 70 का 10% यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7 मंत्री होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसने कहा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, वो तो हर जगह ही नहीं, सॉरी यहाँ पे ना, हर जगह तो राज्यपाल करता है, राज्यों में राज्यपाल करता है। फिलहाल यूनियन टेरिटरी दिल्ली की बात करें, यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। जैसे हम राज्यों में देखते हैं गवर्नर कर रहा होता है, राइट, यह राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब इसने कहा तभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रियों को हटा सकता है, हालांकि ऐसा होता नहीं, कुछ अगर ऐसी बात होती है तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। अब देखिए यहाँ लिखा है उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच किसी विषय पर मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। चलिए, मंत्रिपरिषद विधानसभा के सभी
के प्रति क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। जैसे राज्यों में आप देखते हैं कि मंत्री परिषद राज्यों में नहीं, केंद्र में अगर आप देखें तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, वैसे यहाँ पे बोल दिया कि मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति होगा। वैसे राज्यों में किसी विधानसभा के प्रति राज्यों में भी होता है। ठीक है, इतना जब तक राष्ट्रपति विनिश्चय नहीं कर देता तब तक आवश्यक मामलों की कार्रवाई हेतु उपराज्यपाल अपने विवेकानुसार क्या है, निर्देश देने के लिए क्या है, सक्षम होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें आर्टिकल 239 क ख में प्रावधान है कि दिल्ली में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मतलब संविधान के अकॉर्डिंग अगर ये यूनियन टेरिटरीज नहीं चल रही है तो हम क्या कर सकते हैं। यदि कभी राष्ट्रपति को उपराज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा ये समाधान हो जाता है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा फील होता है कि, चलिए देखें कि क्या हो जाता है ऐसी स्थिति में, ऐसा मतलब राष्ट्रपति को फील हो जाए, ऐसा राष्ट्रपति को लगे कि संवैधानिक तंत्र के अकॉर्डिंग दिल्ली की जो है सरकार नहीं चल रही है, दिल्ली में सब कुछ नहीं, प्रशासन नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासन आर्टिकल 239 क का या उसके अनुसरण में बनाई गई विधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है। ठीक है, तो राष्ट्रपति आदेश देता है, तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा आर्टिकल 239 का या उसके अनुसरण में बनाई गई किसी विधि यानी कि कानून के सभी और कुछ प्रावधानों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकेगा और ऐसे विशेष प्रावधान बना सकेगा जिसके अनुसार निलंबन की अवधि के दौरान प्रशासन चलाए जा सकते हैं। मतलब जो भी विधि है उसको निलंबित या उसके कुछ प्रावधान है उसको निलंबित कर देगा राष्ट्रपति, कहेगा भैया इसके अकॉर्डिंग आप सही से नहीं चल रहे। और क्या है कि वो क्या करेगा, निलंबन की अवधि के दौरान प्रशासन मतलब कुछ ऐसे प्रावधान बनाएगा जो निलंबन की अवधि के दौरान जिससे जो है प्रशासन को चलाया जा सके दिल्ली के। अच्छा, दिल्ली के उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति ठीक उसी रूप से प्राप्त होती है जैसे पुडुचेरी के उपराज्यपाल को आर्टिकल 239 ख के तहत की। ठीक है, मतलब जो उपराज्यपाल है दिल्ली का, पुडुचेरी का अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो। अब देखिए पूर्ण राज्य के दर्जे से संबंधित विवाद, तो यहाँ लिखा है दिल्ली के संबंध में पिछले कई वर्षों से ये विवाद जारी है कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनी दिल्ली सरकार ने जिस कड़े तेवर के साथ ये मुद्दा उठाया, इससे यह विवाद पुनः जो है सत्ता पर आ गया कि दिल्ली को पूरी तरह से राज्य बना देना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहानी चली आगे फिर। तो बस ये तो एक तो सही से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा समय दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा उसके इसमें लिखा है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का अर्थ ये है कि राज्य सूची के जिन 3 विषयों यानी कि लोक व्यवस्था, पुलिस और जो भूमि पर दिल्ली विधानसभा को विधि पारित करने का अधिकार नहीं है वह उसे दे दी जाएगी। मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि जो दिल्ली सरकार है वो इन 3 विषयों पर कानून नहीं बना रही थी, लेकिन अगर दिल्ली को पूरी तरह से राज्य बना दिया गया तो इन 3 विषयों पर दिल्ली सरकार ही कानून बनाएगी। इसी में निहित है कि दिल्ली की सरकार को इस विषय पर कार्यकारी शक्ति प्राप्त हो जाए। अच्छा, सीधी भाषा में कहें तो दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए जैसी संस्थाएं दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आ जाए, जैसे वे अन्य राज्यों में राज्य सरकार के अधीन होती है। मतलब ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगी। अब इसने कहा गौरतलब है जब से दिल्ली को विधानसभा या मंत्री परिषद का प्रशासनिक ढांचा मिला है, मतलब जब से दिल्ली में विधानसभा आई है तभी से यहाँ की राजनीति में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा केंद्र में रहा है कि मतलब जब से विधानसभा या मंत्रिपरिषद आई है तब से कहा गया भैया इसे पूर्ण राज्य क्यों नहीं बना देते। तो दोनों बड़े
राष्ट्रीय दल यानी कि अगर हम बात करें कांग्रेस की या भाजपा की, तो इसने संवैधानिक तौर पर इस मुद्दे का समर्थन किया है। ठीक है। 2003 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के तुरंत पहले केंद्र की राजग सरकार ने क्या किया, संसद में दिल्ली राज्य विधेयक 2003 प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये 2003 की बात हो रही है। एक आया था दिल्ली राज्य विधेयक 2003, राज्य बनाने के लिए आया। ठीक है, किंतु 2004 में क्या होता है, जो राजग सरकार है वो हट जाती है, मतलब वो ये सरकार गिर जाती है। तब क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वे विधेयक पारित ही नहीं हो पाता। ठीक है। अच्छा, इस विधेयक के तहत क्या होता है, 239 क ख और क ख को हटाया जाना था। ठीक है, जो भी क ख और क ख में है ये आर्टिकल हटने थे और दिल्ली को शेष राज्य के समान दर्जा दिया जाना था। हालांकि इसमें भी संसद की ये शक्ति बनी रही कि वह दिल्ली के संबंध में राज्य सूची की पहली और दूसरी प्रविष्टि यानी कि लोक व्यवस्था और पुलिस पर कानून बना सके। मतलब इसने कहा अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे भी दिया जाता है तो भी इसमें ये कहा गया कि जो भी मतलब बिल आया उसमें ये कहा गया कि भैया फिर भी अगर पूर्ण राज्य बन भी जाता है तो दिल्ली की जो लोक व्यवस्था और पुलिस है वो जो है ना केंद्र के हाथ में रहे। इसके अलावा राष्ट्रपति को ये शक्ति दी जानी थी कि वह लोक व्यवस्था और पुलिस के संबंध में पूरी दिल्ली में और भूमि के संबंध में सिर्फ नई दिल्ली क्षेत्र में राज्यपाल के माध्यम से अपने निर्देश लागू करें। मतलब अगर दिल्ली को पूरी तरह से राज्य बना भी दिया जाए तो ये तीनों शक्तियां जो है केंद्र के हाथ में ही रहेंगी, दिल्ली के हाथ में नहीं जाएंगी। अच्छा, फिर 2004 में क्या होता है, केंद्र और दिल्ली दोनों स्थानों पर क्या है, कांग्रेस की सरकार बनने से यह आशा जागी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। देखिए अब गाइस, ऐसा होता है कि केंद्र में अलग सरकार है और दिल्ली में अलग सरकार है तो प्रॉब्लम होती है। जब दोनों में एक ही सरकार है तो लगा भैया हो सकता है कि अब दिल्ली पूर्ण राज्य बन ही जाए। तो वैसे अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये पेज ही टेढ़ा है। चलिए देखते हैं इसमें भी कुछ सोल्यूशन निकालते हैं।